इसमें कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो कोई कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर में हम लोग को एक इंड ए और दूसरा इंड कौन सा हो गया बी, और इसका पोटेंशियल भी है और इसका हो गया भी बी। तो इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस पी डी बिटवीन हो गया बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो गया वी ए माइनस वी बी, और ये बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना वी। देख लो तो इसके बीच जो इस्टेब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट, तो इट मीन्स यहाँ पर हो गया कांस्टेंट इनटू हो गया तुमको आई, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v बटे आई इधर हम लोग लाएंगे तो यह हो गया तुमको कांस्टेंट, इतना कांस्टेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है इस कांस्टेंट को कांस्टेंट बराबर यहाँ हो जाता है वेयर कांस्टेंट इज इक्वल टू हो गया तुमको, यह हम लोग इसको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इट मीन्स इसी को हम लोग दिखाते हैं किससे आर से, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो देख लीजिए यहाँ पर भी बढ़ जाए, इसको हम लोग दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट हम लोगों को एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी बाय आई, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि यह भी क्या चीज़ है, कंडक्टर के इंड्स के बीच लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें प्रवाहित धारा, इट मीन्स यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आई, इस दोनों का भी और आई मतलब लगाया गया विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। इस तरह से भी हम लोग नियम को लिख सकते हैं। ये बात यहाँ पर बात आ गई कौन सा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब देखो जैसे यह होता है कि इसको प्रूव, अगर यहाँ पर भी और आई की बात हुई तो इसके लिए ग्राफ खींचा गया, यहाँ पर ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर सदैव किस क्वांटिटी को रखा जाता है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को अगर रखा जाता है तो भी और आई में कौन इंडिपेंडेंट है, भी। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर को पहले सेल या बैटरी से कोई सोर्स से जोड़ेंगे, मतलब उस पर विभवांतर स्थापित करेंगे तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब पहले हम लोग विभवांतर लगाएंगे, पहले विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विभवांतर लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि विभवांतर पहले लगाएंगे तब करंट पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है तुम्हारा या पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग वायर के इंड्स के बीच हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो स्वतंत्र है, इट मीन्स धारा उस पर निर्भर करती है, वो धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग स्वतंत्र क्वांटिटी को किस पर लिखेंगे, एक्स पर, और इससे जो प्रवाहित धारा होगी उसको हम लोग वाई पर। अब इस दोनों के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है, दोनों डाटा को जब लिया जाता है तो इससे जो ग्राफ का लाइन प्राप्त होता है वह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और स्ट्रेट लाइन शो करता है कि भी जो है वह आई के क्या है, प्रोपोर्शनल है। और यह स्ट्रेट लाइन कहाँ से होकर के गुजरती है, वो मतलब हो गया ओरिजिन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ग्राफ बिटवीन भी एंड आई, भी एंड आई, इस दोनों के बीच जो ग्राफ होता है वह कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। यह कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंड हम लोग कह सकते हैं यह कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रोज कहाँ से, ओरिजिन से पास करता है, इट मीन्स ओ से प्राप्त, यह हम लोग को पास करता है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो और वह हम लोगों को ओरिजिन से पास हो तो इट मीन्स हम लोग सीधे कह सकते हैं, इसीलिए भी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये हम लोगों को प्रूव्ड होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसका मतलब हो गया कि यह हम लोग को ओम्स लॉ को प्रमाणित करता है। सो हम लोग कह सकते हैं सो दिस ग्राफ प्रूव्ड या प्रूव्ड ओम्स लॉ, यह हम लोग को ओम्स लॉ को प्रूव्ड करता है, ओम्स लॉ को प्रमाणित करता है, ओम्स लॉ को प्रमाणित। यहाँ पर अब हम लोग ड्राइव्ड करेंगे ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तब तुम लोगों का स्टडी पूरा होगा। इट मीन्स हम लोगों का अब हेडिंग हो गया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द basis of drift velocity,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम्स लॉ को हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे होगा इसको ध्यान से समझिए, ये इसे समझने वाला टॉपिक हो गया। तो ओम्स लॉ के बारे में बेसिक जानकारी सबको, लेकिन हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो सपोज दैट यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो हम लोगों को सिचुएशन चाहिए उसको हम लोग जनरेट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम लोग को एक कंडक्टर चाहिए, तो इट मीन्स कंडक्टर लेंगे तो कंडक्टर का कुछ न कुछ लंबाई तो अवश्य होगा। कंडक्टर की लंबाई के साथ साथ इसका कुछ न कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ध्यान दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना? ए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, लेट कर लिए हम लोग कि लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लोग को यहाँ पर इस पॉइंट का हम लोग ए और इसका मान लेते हैं बी। और तो हम लोग कह सकते हैं लेट ए बी is a conductor whose length is L and क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया तुमको कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। देख लीजिए, सिंपल बात है कि हम लोग जो कंडक्टर लिए उसके लेंथ के बारे में और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात किया गया। अब देखिए, अगर इसमें विद्युत धारा हम लोग को चाहिए तो इस पर पहले हम लोगों को इसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक हम लोग सेल या बैटरी से इसको जोड़ते हैं। सेल या बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं, पॉजिटिव एंड और या निगेटिव एंड। मतलब इसके सिरों के बीच हम लोग विभवांतर स्थापित किए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, कितने का हो गया? V। देख रहे हो सर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस पर लगाएंगे तो हम लोग यहाँ फिर एक सेंटेंस और बढ़ा ले कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इस पर जो हम लोग विभवांतर लगाए हैं, तो विभवांतर के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन हम लोगों को सपोज दैट इस दिशा में, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, यहाँ पर सब कोई समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी ये वाला, पॉजिटिव टू निगेटिव, और इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और मूव जो कर रहा है वो किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से? VD से। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी या कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं, कंडक्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? B का। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन कह दे, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। देख लो, ये बेसिक हम लोगों को जानकारी, क्योंकि हम लोग अगर करंट की कहीं भी बात करेंगे तो फर्स्टली हम लोगों को एक कंडक्टर सेलेक्ट करना होगा। कंडक्टर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, अगर लेंथ के साथ साथ कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब हम लोग सबसे पहले उस कंडक्टर के एंड्स के बीच हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसमें कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। इट मीन्स उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा? कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग किससे? I से। तो I का तो हम लोग फार्मूला पहले निकाल चुके हैं, NAVD इंटू, तो NAVD इंटू E है। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी NAE इंटू हम लोग क्या लिख देते हैं? VD। अब देखिए यहाँ पर VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर EV/ml और इंटू हो गया टाउ। ये हम लोग को VD का फार्मूला है। अब इस VD का मान हम लोग चाहे तो इसमें रख सकते हैं,
रख सकते हैं ना। तो ये हम लोग को I बराबर यहाँ हो जाएगा NaE और इंटू VD का मतलब हो गया EV/ml और इंटू कितना टॉ। I बराबर NaE इंटू EV/ml इंटू टॉ। तो हम लोग देख रहे हैं E और E को मल्टीप्लाई करें तो E स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को I बराबर इधर हो गया NaE स्क्वायर और V अब बाय हो गया तुमको ml और इंटू हो गया टॉ। इधर ध्यान दो। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग को ओम्स लॉ प्राप्त करना है और ओम्स लॉ के लिए अभी हम लोग जो रिजल्ट देखे उसके अकॉर्डिंग V/I बराबर क्या होगा R। तो इसका मतलब हम लोग ओम्स लॉ अगर इस डेरिवेशन से प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम्स लॉ का जो फॉर्म है उस रूप में इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ का फॉर्म है V/I। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पहले V इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग I/V इज इक्वल टू NaE स्क्वायर बाय ml और इंटू टॉ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को I/V नहीं, हम लोग को क्या चाहिए V/I। तो इसको अगर V/I के फॉर्म में लाते हैं तो यह हम लोग को उलट जाएगा ml/NaE स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टॉ। अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसमें जो V/I बराबर ml/NaE स्क्वायर इंटू टॉ है, अब हम लोग ये देखें कि V/I तो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग ये इस पर कंसीडर करेंगे कि क्या इसमें जो रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ वो क्या कांस्टेंट फॉर्म में है इस चीज़ को। तो सबसे पहला देख लो m है। m मतलब हो गया मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को यह एक कांस्टेंट राशि या कहीं भी हम लोगों को नहीं चेंज करेगा। इट मीन्स यह हम लोगों को क्या हो गया कांस्टेंट, यह कांस्टेंट हो गया। देख लीजिए। उसके बाद ध्यान से सुनिए, L लेंथ हम लोग को और किसका लेंथ? कंडक्टर का। तो हम लोग अगर देखें प्रयोग करने के लिए अगर हम लोग किसी कंडक्टर को अगर सेलेक्ट कर लिए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में ही कंडक्टर की लंबाई अचानक बढ़ जाएगा, अचानक छोटा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि एक निश्चित कंडीशन में हम लोगों को यह क्या हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद बात रहा n, इट मीन्स n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n हम लोगों को यहाँ हम लिख देते हैं n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उसमें इन सब बातों को हम लोग लिए थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई कंडक्टर सेलेक्ट कर लिए तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा कांस्टेंट। इसका मतलब वह भी हम लोगों को यहाँ यह टर्म भी हम लोग को क्या हो गया कांस्टेंट। अब बात करें ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हो गया मोटाई भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रयोग के लिए कोई कंडक्टर अगर सेलेक्ट कर लिए है तो इट मीन्स इस ऑब्वियसली यह बात सही होगा कि कंडक्टर की मोटाई वह बीच में ना बढ़ेगी ना घटेगी। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यह हम लोगों को यहाँ पर यह भी क्या हो गया कांस्टेंट। और उसके बाद अब रहा ई मतलब हो गया, ई मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ही, इसका मतलब यह भी हम लोगों को क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब रहा बात यहाँ पर टाउ का। टाउ मतलब हो गया कि यह कॉलिजन का टाइम है, टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन का टाइम है इलेक्ट्रॉन का हम लोग को पॉजिटिव आयन के साथ। तो अगर देख लो, ध्यान दो, यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि क्या यह कांस्टेंट होगा। तो यह कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, इसको कंसीडर करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर कहानी सुन सकते हैं। जैसे अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान से देखो, यहीं पर कंफ्यूज करोगे, इसलिए जो बात है उस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग का तार गर्म होता है, इसका मतलब कंडक्टर गर्म होता है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है, सपोज दैट, क्योंकि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एनर्जी मिलता है तो एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर करने का रेट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाने का मतलब तेजी से करने लगेगा, रेट फास्ट हो जाएगा। रेट जब फास्ट हो जाएगा तो टक्कर, दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन में टक्कर में कम समय लगेगा कि अधिक समय, कम समय लगेगा। इसका मतलब हो गया कि इस टॉ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए तो कैसे इसका घट गया टर्म, जब टेम्परेचर बढ़ाए और टेम्परेचर जब घटा देंगे, टेम्परेचर जब कम रहेगा
तब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो यह टाउ का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो तो इट मीन्स यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर टेम्परेचर तुम कांस्टेंट रखते हो तभी तुम्हारा टाउ कांस्टेंट रह पाएगा। टेम्परेचर वेरिएट करेगा तो इट मीन्स योर टाउ, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड। हम लोग कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, वेरिएट करता रहेगा। तो या हम लोग इसको अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो इट मीन्स ये कांस्टेंट तो होगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों के पास क्या कंडीशन आ गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो सभी टर्म तो हम लोग को कांस्टेंट ही निकल गया। एक टर्म जिसको हम लोग टॉव से अभी दिखा रहे थे, इट मीन्स जो दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच का टाइम है वो हम लोगों को एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन लगा दे तो इसमें जितना भी टर्म है सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीधी बात हम लोग कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यह हम लोगों को ml बटे हो जाएगा NaE² इंटू टाउ। यह पूरा हम लोगों को क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यह पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इसीलिए V/I बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो V/I अगर कांस्टेंट हो गया तो इट मीन्स दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। हम लोग कह सकते हैं यही हम लोगों को ओम्स लॉ हो गया, इट मीन्स ओम्स लॉ हो गया, यही हम लोग को ड्राइव्ड करके प्राप्त करना। तब हम लोग ओम्स लॉ से इस कंपैरिजन को करें, लेकिन हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ करते हैं तो यह हो गया V/I बराबर R, यहाँ पर R हो गया। और हम लोग इससे पहले थे V/I बराबर कांस्टेंट, तो इट मीन्स कहने का मतलब इसलिए हम लोग कह सकते हैं R बराबर हम लोगों को यह कांस्टेंट हो जाएगा और यह कांस्टेंट जो है वह ml बटे NaE² इंटू टाउ के बराबर होगा। ये हम लोगों को R का वैल्यू, ठीक है, देख लो, ध्यान दो। अब अगर यहाँ पर बात रही कि हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू भी मिल गया, ओम्स लॉ भी मिल गया, इसका मतलब ये है कि R कांस्टेंट, इट मीन्स जो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका डिपेंडेंस किस किस क्वांटिटी पर है या वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो पूरा क्वांटिटी हम लोग को इस फार्मूला से ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को अब जो एनालिसिस का टर्म था वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग विश्लेषण करेंगे।